नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 1 बारहमासा के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यह पाठ जो है संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन आपको पता है, क से क ख ग ये सभी क्या है, व्यंजन है। कि जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दोबारा सुनिए, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, मतलब उसमें स्वर नहीं होता। और इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर सहित होता है, यानी कि उसमें स्वर होता है। आगे हम और अच्छे से समझेंगे। तो पहले देखते हैं, इन पंक्तियों को देखते हैं। चैत महीने का प्यारा खट मिट्ठी सी धूप है, छुट्टी हुई मदरसों की सावन की शोभा न्यारी, भैया क्वार महीने में यह जीवन त्योहार है। अब इन पंक्तियों में, ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें कोई भी एक व्यंजन बिना किसी स्वर के है। जैसे इन्होंने ये उदाहरण दिया गया है प्यारा। अब इसमें जो ये आधा प है वो क्या है, बिना किसी स्वर के है, इसमें कोई स्वर नहीं है। उसी तरह से ये देखिए प्यारा, खट मिट्ठी में ये आधा ट है और यहाँ पर भी ट क्या है, आधा है। छुट्टी में भी आधा ट है, इसमें स्वर नहीं है। न्यारी में आधा न है जिसमें न में स्वर नहीं है। कवार में भी आधे क में स्वर नहीं है, ये क जो है स्वर रहित है। और त्योहार में ये जो त है वह स्वर रहित है। तो हमने ये सभी शब्द यहाँ पर लिख दिए, प्यारा, न्यारी, त्योहार, कवार, छुट्टी, खट मिट्ठी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताइए कि उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। अब जैसे कि ये मोटे काले वर्ण कौन से हैं, ये दे दिया हुआ है, दे। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा स्वर का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या है, एक स्वर है। तो द जमा ए, ठीक है। अब इसमें त के बारे में बताना है हमें। त पर ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो त पे त जमा ई, यानी कि त पे छोटी ई की मात्रा, यानी कि ई स्वर है। ब में ओ की मात्रा, इस ब में ओ की मात्रा, ओ क्या है, स्वर है। ते में ए की मात्रा, या में आ की मात्रा, य में आ की मात्रा, और ज में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। तो ये जो जितने भी ये दिए गए हैं, ए, ई, ओ, ए, आ, ऊ, ये सभी क्या है, स्वर हैं। तो इन सभी शब्दों में जो भी दिए गए हैं ये, इनमें ये वाले स्वर जुड़े हुए हैं, इन स्वरों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। नया, न्याय, अमल, अम्ल, क्या, काया, समान, सम्मान, सवार, स्वाद। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरे व्यंजन में स्वर होता
है। अब जैसे ये देखिए, न्याय शब्द ले लेते हैं हम। ये आधा न है, ये क्या है, एक व्यंजन है और इसमें स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा है। और जो य है इसमें ये पूरा है और इसमें क्या है, स्वर है। तो यही बताया गया है कि पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, इसमें स्वर नहीं है, और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। य में स्वर है और न में जो आगे है पहले उसमें स्वर नहीं है। तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। अब क्या कहा गया, तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। अब यहाँ पर कहा गया तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। जैसे हम उज्ज्वल शब्द ले लेते हैं। उज्ज्वल जो है ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें ये भी स्वर, ये वाला व्यंजन भी स्वर रहित है, ये वाला व्यंजन भी स्वर रहित है और ये वाला व्यंजन जो है स्वर सहित है। इसमें स्वर है और आगे वाले दो में स्वर नहीं है। तो यही कहा गया कि पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा खींचिए। साथ ही यह भी बताइए कि इनमें दो व्यंजनों का संयोग है अथवा तीन व्यंजनों का। ये पहला शब्द है उन्हें। इसमें देखिए आधा न है जमा है, तो यानी कि इसमें दो व्यंजनों का संयोग हुआ है। अगला है नमस्कार, आधा स और का। इसमें आधा स जमा का, यानी कि इसमें भी दो व्यंजनों का संयोग हुआ है। उज्ज्वल, आधा ज फिर दोबारा आधा ज फिर व। इसमें तीन व्यंजनों का संयोग हुआ है। ये आधा ज और पूरा व, यानी कि स्वर सहित व्यंजन व है और ये दोनों स्वर रहित हैं। तो इसमें तीन व्यंजनों का संयोग हुआ है। पुस्तक, इसमें आधा स और त, तो ये क्या है, आधा स जमा त और इसमें दो व्यंजनों का संयोग हुआ है। ज्योत्सना, आधा त आधा स ना, आधा त आधा स और ना पूरा, तो इसमें तीन व्यंजनों का संयोग हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये जो आगे के दो शब्द हैं, इसमें भी आधा ज है और यो, यानी कि इसमें दो व्यंजनों का भी संयोग है और तीन व्यंजनों का भी संयोग है। अगला है ख्याति, आधा ख जमा य। इसमें दो व्यंजनों का संयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक एक उदाहरण भी दिया गया है। आप नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द और लिखिए। जैसे ये पुराना रूप है, ये नया रूप है और उदाहरण दिया गया है पुराने रूप के अनुसार। हमें नए रूप के अनुसार इस शब्द को दोबारा लिखना है। जैसे आधे द और य को पहले ऐसे लिखा जाता था पुराने रूप में, तो उसका शब्द क्या बनता था, विद्या। और अगर हम नया शब्द देखें, नया रूप देखें, तो ऐसे लिखा जाता है विद्या। ठीक है। द्व में आधा द और व पूरा है, ऐसे लिखा जाता था पुराने रूप में द्वार। और अब कैसे लिखा जाता है, नया रूप इसका ये है। शुद्ध, शुद्ध, द और ध, आधा द और ध, पहले ऐसे लिखा जाता था ये रूप, और अब कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, नया रूप कौन सा है। अगला है आधा ट और पूरा ट, तो मिट्टी को ऐसे लिखा जाता था और अब कैसे लिखा जाता है, नया रूप कौन सा है, ये वाला। त, पत्ता, पत्ता,
पहले ऐसे लिखा जाता था, ये वाला रूप, त के ऊपर ही ऐसे कर दिया जाता था, और अब आधा त और पूरा त मिला के पत्ता। दध, उद्देश्य, उद्देश्य, अब कैसे लिखा जाता है, आधा द फिर पूरा द, एक ही मात्रा, आधा श य, उद्देश्य। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये पुराना रूप है और ये वाला नया रूप। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए। विद्यार्थी, ये उदाहरण दिया गया हमें विद्यार्थी, और इसे हमें खोल के नए रूप के अनुसार, बदले हुए रूप के अनुसार कैसे लिखना है, ऐसे। ठीक है, यद्यपि, इसमें द और य है तो ऐसे लिखेंगे यद्यपि। लड्डू, इसमें इसको ऐसे लिखेंगे। ब्राह्मण ऐसे लिखा जाएगा। गड्ढा ऐसे लिखा जाएगा। चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। चिट्ठी ऐसे लिखा जाएगा। मतलब कि इस उदाहरण के अनुसार हमने इन सभी शब्दों को बदल कर लिखना था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। ये वर्ग दिया गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब पहला वर्ण, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ ण। च वर्ग में च छ ज झ ण। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। अब ध्यान दीजिए, अब अपनी हथेली को पलटकर उल्टा कीजिए और मुंह के पास ले जाइए। अब ऊपर लिखी हुई वर्णमाला के वर्णों को क्रम से बोलिए। महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है और किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है। तो जैसे कि पहला व्यंजन है क। अब आप अपनी हथेली को अपने मुंह के पास लाइए। अब क बोलिए, क। तो आपको महसूस होगा कि कम हवा निकल रही है हमारे मुख से, और जैसे ही हम ख बोलेंगे तो हमें महसूस होगा कि अधिक हवा निकल रही है, हमारे मुख से अधिक हवा निकल रही है। फिर हम ग बोलेंगे, ग, हमें महसूस होगा कि कम हवा निकल रही है। फिर हम घ बोलेंगे तो हमें महसूस होगा कि अधिक हवा निकल रही है। तो इसी तरह से हमें क्रम में इन शब्दों को बोलकर देखना है, और फिर जिन शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से कम हवा निकल रही है उनके आगे कम हवा लिख देना है, और जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से जो हवा है अधिक निकल रही है उन वर्णों के आगे हमें अधिक हवा लिख देना है। तो ये आप देख लीजिएगा, आप खुद बोल के देखिए। हथेली को मुख के पास लाइए अपने और फिर बोलिए क ख ग घ ण च छ ज झ। तो आप खुद बोल के देखिएगा और फिर आपने लिखना है कि कौन से वर्ण को बोलते समय अधिक हवा निकल रही है और कौन से वर्ण के उच्चारण के समय कम हवा निकल रही है। तो ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे डैश वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है। तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें, इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से हवा है वह कम निकलती है, और दूसरे और चौथे वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से हवा जो है अधिक निकलती है, और दूसरे चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है।
तो याद रखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प मतलब कम, अल्प मतलब थोड़ा, कम प्लस प्राण यानी कम वायु। अल्प का मतलब कम, ठीक है, कम वायु। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महा जमा प्राण यानी कि अधिक वायु, महा यानी अधिक वायु निकले। तो कहने का अर्थ है कि सभी प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है तो उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे, और दूसरे चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है तो वे सभी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोल कर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्प प्राण हैं अथवा महाप्राण। तो ये देखिए, अच्छा, अब संयुक्त व्यंजन है ये, क्योंकि इसमें दो व्यंजनों का संयोग हुआ है। अब हमें बताना है कि संयुक्त व्यंजन के रूप में ये जो व्यंजन आए हैं कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्प प्राण हैं अथवा महाप्राण। पहले हम च को देखेंगे। ये पहला वर्ण है च। च का स्थान पहले आता है ना दूसरी लाइन में, पहले क ख ग घ ण फिर च। ये पहला वर्ण है च और ये क्या है, अल्प प्राण। च को बोलेंगे तो हम कम वायु निकलेगी, तो अल्प प्राण। और प्लस में छ है, ये दूसरा वर्ण है तो ये क्या है, महाप्राण। उसी तरह से अब ये क और ख। क क्या है, पहला वर्ण है और अल्प प्राण है। पहला वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण, और ये ख दूसरा वर्ण है, ये महाप्राण। अब च और छ, आधा च, ये क्या है, पहला वर्ण है और अल्प प्राण है, और छ क्या है, दूसरा वर्ण है, महाप्राण है। ठीक है, आगे देखते हैं। चिट्ठी, पहला वर्ण ट क्या है, पहला वर्ण और अल्प प्राण है ये, और ठ क्या है, दूसरा वर्ण, महाप्राण। बुद्धि, इसमें द क्या है, तीसरा वर्ण है, त थ द, त वर्ग का तीसरा वर्ण, त थ द। तीसरा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा, जमा चौथा वर्ण है ये, त थ द ध, चौथा वर्ण और महाप्राण। ये देखिए, ये इसमें ये इनका संयोग है, इनमें इनका संयोग है, और इसमें आधे त और थ का। त क्या है, पहला वर्ण, और क्या है, ये अल्प प्राण है, और थ क्या है, दूसरा वर्ण और महाप्राण, त थ। ठीक है, अब देखते हैं। संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला यानी अल्प प्राण वर्ण दूसरे यानी महाप्राण वर्ण से जुड़ता है। कि संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ता है तथा तीसरा वर्ण चौथे वर्ण से जुड़ता है। ये देखिए, च छ ये पहला है और ये दूसरा है, द ध ये तीसरा है और ये चौथा है। कहने का अर्थ है कि संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ेगा और तीसरा वर्ण चौथे वर्ण से जुड़ता है। उदाहरण के लिए गट्ठर, बूढ़ा। अब गट्ठर शब्द में ट पहला अल्प प्राण व्यंजन है और ठ दूसरा महाप्राण व्यंजन है, और बुढ़ा शब्द में ड तीसरा अल्प प्राण व्यंजन है और ढ चौथा महाप्राण व्यंजन है। मतलब कि पहले और दूसरे वर्ण का संयोग और तीसरे और चौथे वर्ण का संयोग होता है संयुक्त व्यंजनों में। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पक्का, सच्चा,
मिट्टी, पत्ता, गप, दिग्गज, सज्जन, लड्डू, गद्दा, डिब्बा, अक्षुण, अन्न, सम्मेलन। ठीक है। अब पढ़े गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण एक साथ 2 बार द्वित्व आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। क्या कहा है, दोबारा देखिए। वर्ग के पहले यानी कि पहले, तीसरे और पांचवें में देखते हैं, पांचवें में न को ले लीजिए। ठीक है। न जो है पांचवा वर्ण होता है, ये भी पांचवा वर्ण है। एक साथ 2 बार द्वित्व, एक साथ 2 बार आगे देखिए, ये भी क और ये भी क, देखिए ये भी च और ये भी च, ये भी ट और ये भी ट, ये भी त और ये भी त। तो देखिए सभी शब्दों में जो 2 बार आए हैं और 2 बार आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। सभी वर्ण 2 बार आए हैं और ये द्वित्व 2 बार आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल कर पढ़िए। कष्ट, निष्ठा, कृष्ण। याद रखिए, श, ट, ठ और ण के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। यानी कि श षटकोण जो है ट, ठ और ण के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। दिए गए शीर्षकों के नीचे 3-3 उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पे हमें 2 व्यंजनों का संयोग वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पे अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पर श षटकोण के साथ ट, ठ, ण का संयोग और यहाँ पे द्वित्व व्यंजन का संयोग वाले शब्द लिखने हैं। अब 2 व्यंजनों का संयोग, जैसे जिह्वा, अब ये ह और व क्या है, व्यंजन है। इसमें प और य का संयोग, यानी कि प और य क्या है, ये भी व्यंजन है। और व और य का संयोग भव्य में व और य, ये भी क्या है, व्यंजन है। व भी व्यंजन है, य भी व्यंजन है। तो यहाँ पर हो गया ना, 2 व्यंजनों का संयोग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग। अब अल्प प्राण आपको पता है, जिसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब जैसे मक्खन लिखा हमने, क ख का संयोग हुआ है। यहाँ पे ये पहला, क वर्ग का पहला और क वर्ग का ही है दूसरा। तो ये हो गया, क हो गया अल्प प्राण, ख हो गया महाप्राण। उसी तरह से चिट्ठी, ट हो गया पहला वर्ण, ठ हो गया दूसरा वर्ण। पत्थर, त हो गया पहला वर्ण और थ हो गया दूसरा वर्ण। यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण का संयोग से ये 3 शब्द बनते हैं। इसके अलावा और भी कई शब्द बनते हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। अब श षटकोण के साथ ट, ठ और न का संयोग करके हमें शब्द बनाने हैं। अब देखिए, श के साथ, आधे श के साथ ट का संयोग से हमने क्या बनाया, सृष्टि। क्या बनाया, सृष्टि। ठ के संयोग से, इसके साथ ठ के संयोग से हमने क्या बनाया, वरिष्ठ। ठीक है। इसके अलावा कनिष्ठ, ज्येष्ठ भी बना सकते हैं आप। अब इसके साथ हमने इसका संयोग करना है, इसके साथ इसका संयोग करके हमने क्या बनाया, विष्णु। जैसे कृष्ण बना था ना, कृष्ण, वैसे ही विष्णु। ठीक है। अब अगले में देखिए, द्वित्व व्यंजन का उदाहरण, जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार आए, मतलब एक वर्ण एक साथ 2 बार आए। ठीक है। जैसे च, बच्चा, इसमें च क्या आया है, 2 बार आया है। उन्नति में न 2 बार आया है। लज्जा में ज जो है 2 बार आया है। उसी तरह से और भी शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है। जैसे पत्ता,
सज्जन, उज्जवल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। फुलझड़ी, फुलझड़ियाँ, यानी एक वचन से बहुवचन में बदलना है। फुलझड़ी, फुलझड़ियाँ। पतंग, पतंगे। जलधारा, जलधाराएं। बादल में, बादलों में। चेहरे पर, चेहरों पर। रंग के, रंगों के। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये जो है अशुद्ध रूप है, हमें शुद्ध रूप में लिखना है। हरियाली ऐसे लिखा जाएगा, आंधी ऐसे लिखा जाएगा, न्यारी ऐसे लिखा जाएगा, और रूप ऐसे लिखा जाएगा। मौसम ऐसे लिखा जाएगा, मृदंग ऐसे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। सार्थक शब्द यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, जिनका कोई अर्थ निकले। जैसे ये मधु दिया गया है, मधु, बादल, सरल, इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। सावन, तीर्थ, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके अलावा धूल, भादो, नदी, वन, दल। ठीक है, तो उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, ये थे पाठ 1 12मासा के अभ्यास सागर के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।